हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का JSM स्टडीज ऑनलाइन में। अब तक हम अपने पिछले 2 लेक्चरों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या थे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो क्या चीज़ बदलती है और क्या चीज़ नहीं बदलती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में वो कौन सी भौतिक राशि है जो नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सी भौतिक राशि है जो नहीं बदलती है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। ठीक है, हमने देखा था चाल बदल जाती है, तरंगदैर्ध्य भी बदल जाती है और तीव्रता भी बदल जाती है। इसके बाद हमने देखा था प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जो कि बहुत ही खास सिद्धांत था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है आज का हमारा, ये जो दूसरा नाम लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आज देखते हैं हम आज के तीसरे लेक्चर में। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। हमने आपको बताया था जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हटती है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। यानी जो प्रकाश किरण है ये जा रही है सघन से विरल, इधर क्या है, इधर है हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जाना तो इसे इस तरीके से चाहिए था। ठीक है, जाना तो इसे इस तरीके से चाहिए था, परंतु क्या है, ये अभिलंब से दूर हट रही है। तो इसका कारण क्या है, हमने आपको कल भी बताया था कि प्रकाश किरण जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है इसमें, अर्थात विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R सघन माध्यम में आपतन कोण I से अधिक होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है I, ठीक है, और ये वाला जो R है, ये वाला R कैसा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है I से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो प्रकाश किरण है वो दूर हट जाती है अभिलंब से। ठीक है, जाना तो ऐसे चाहिए था परंतु इस तरीके से दूर हट जाती है, तो इसलिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है, वही बात लिखिए। फिर लिखा है अब यदि सघन माध्यम में आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो उसके साथ साथ अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। यानी हम क्या करेंगे, ये जो प्रकाश किरण आपको दिखाई दे रही है इसमें हम यदि इसका एंगल बढ़ाए, इसका आपतन कोण का, अब प्रकाश किरण इस ऐसे जा रही है, यदि हम इसे थोड़ा सा ऐसा कर दे तो ये प्रकाश किरण और झुक जाएगी नीचे की ओर। ठीक है, यदि हम इसे और ऐसा कर दे तो ये प्रकाश किरण और झुक जाएगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं, ये जो अपवर्तन कोण है इसका वैल्यू भी लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन वो आती है जब हमारा ये जो अपवर्तन कोण है, ये जो अपवर्तन कोण है 90 डिग्री हो जाता है। कितना भाई, 90 डिग्री हो जाता है। तो जब हमारा अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री होता है तो उस टाइम पे जो हमारा आपतन कोण होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो आपतन कोण होता है उसे बोलते हैं हम क्रांतिक कोण C। ठीक है, जब हमने इसे प्रकाश किरण को क्या करा भाई, धीरे धीरे पीछे की ओर हटाया, यानी हमने क्या करा, आपतन कोण बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो एक विशेष आपतन कोण पर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, बिल्कुल पृथककारी तल से होकर के जाएगी। ठीक है, तो जब ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया अपवर्तन कोण, तो उस टाइम पे जो भी हमारा आपतन कोण होगा उस आपतन कोण को ही हम क्या बोले, क्रांतिक कोण बोले। जैसे कि देखिए चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या हुआ, हम इस प्रकाश किरण को धीरे धीरे हटा करके इस साइड में ले आए। ठीक है, हमने क्या करा, एक विशेष स्थिति तक इस में लिया है। यहाँ पर जो प्रकाश किरण क्या जा रही है, बिल्कुल पृथककारी तल से होती हुई जा रही है। तो इस टाइम पे ये वाला जो एंगल है R2, ये कैसा है हमारे पास, 90 डिग्री। तो अब जब ये 90 डिग्री है तो इस कोण को हम I2 को क्या बोल लेंगे, क्रांतिक कोण C। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, और आपतन कोण की एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। यानी इसमें क्या लिखा है, अब यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ अपवर्तन कोण भी बढ़ता है और आपतन कोण की एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। और अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर गुजरती है। यानी ठीक है, इन दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर के गुजरेगी प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये जो कोण है इस कोण को हम उस टाइम पर क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। अब इसकी देख लेते हैं परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें लिखा है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे
स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो क्रांतिक कोण है कौन से माध्यम में बनता है? सघन माध्यम में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्रांतिक कोण किस में बनता है? सघन माध्यम में बनता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इधर क्या है हमारे पास? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो उस टाइम पर सघन माध्यम में जो भी कोण होगा उसे क्या बोलेंगे हम? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो लिखा सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है, इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे आगे अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। स्नेल का नियम लगाएंगे हम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हमने कब लगाया था? स्नेल का नियम हमने लगाया था जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है। प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है। ये हमारा क्या है? एक पृथककारी तल और ये क्या है? अभिलंब है। हमने मान लिया क्या है? अभिलंब है। प्रकाश किरण इस तरीके से आई। ठीक है, और जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती हुई जाती है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुकती हुई जाती है। ये कौन सा है भाई? विरल माध्यम। और ये कौन सा है? सघन माध्यम। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब हमने क्या लगाया था? विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर, प्रकाश किरण के जाने पर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास, देखिए इसे हम माध्यम यदि 1 मानते हैं, इसे माध्यम यदि हम 2 मानते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। क्या बताया था? साइन आई अपॉन साइन आर। इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, जब ये वाला एंगल क्या हो? आपतन कोण, और ये वाला एंगल क्या हो? क्या हो ये वाला एंगल? अपवर्तन कोण। ठीक है, अब पर प्रकाश किरण इस वाली घटना में कहाँ से कहाँ जा रही है? इस वाली घटना में जो प्रकाश किरण है वो जा रही है हमारी सघन से विरल माध्यम में। और मैंने बताया था जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? जो हमारा अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में आ जाएगा। तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ लिखिए हम सघन से विरल माध्यम के लिए, सघन से विरल माध्यम के लिए, सघन से विरल माध्यम के लिए क्या होगा? 1n2 बराबर 1 अपॉन 2n1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई तो बेस में आ जाएगा और साइन आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें देखना है साइन आई। साइन आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। तो अब देखो सघन माध्यम में आपतन कोण क्या है? सघन माध्यम में जो आपतन कोण है वो क्या है हमारे पास? I2। सघन माध्यम में आपतन कोण क्या है? I2। ये किसके बराबर है? C के बराबर। ठीक है, और अपवर्तन कोण क्या है? R2। ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। यानी हम I2 की जगह पर क्या लिखेंगे? C, और R2 की जगह पर क्या लिखेंगे? 90। यानी हम इसे यदि I मान लेते हैं तो I बराबर किसके होगा? C के, और R बराबर किसके होगा? 90 डिग्री के। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा यहाँ पर रख दिया इस वाले फॉर्मूले में 1n2 बराबर साइन आर। आर की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 90 डिग्री। ठीक है, और अपॉन आई की, सॉरी आर की जगह पर हमने 90 डिग्री लिखा और आई की जगह पर क्या लिखे? सी। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन क्या आ गया? साइन सी। ठीक है, 1 अपॉन साइन सी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि सघन माध्यम का, यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो? n। यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो? n। तो हम इसे किसके बराबर मान लेंगे भाई? 1n2 के, और 1n2 की जगह पर क्या लिख देंगे हम? n। तो n बराबर कितना आ जाएगा फिर? n बराबर आ जाएगा 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, n क्या है हमारे पास? सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन साइन सी के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। आगे लिखा है नोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुविकल्पियों में आता है। तो देखिए नोट में क्या लिखा है। नोट में लिखा है कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण, यानी कांच और वायु यदि दी हो तो इनके लिए क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होगा?
41.49 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैलकुलेटेड वैल्यू है ये। ठीक है, कितना होता है 41.49 डिग्री। यदि जल और वायु दिया हो तो जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है 48.39 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में ये आता है जो लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है n, वो क्रांतिक कोण की ज्या के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से करते हैं इसे। ये प्रकाश किरण, ये मान लिया हमने क्या है सघन माध्यम, और इधर क्या है विरल माध्यम। ठीक है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और इस तरीके से सीमा पृष्ठ तल से होकर के जाएगी, और यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ पर उस टाइम पर जो भी एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे हम क्रांतिक कोण सी। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें n बराबर 1/sin c होता है, हालांकि हमने अभी किया है इसे। ठीक है, ये हमें चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। तो देखिए प्रकाश किरण सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। हमने अभी आपको बताया था जब हम विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो विरल से सघन माध्यम के लिए स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर, भाई लिखना भी तो आना चाहिए ना, के जाने पर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है हमारे पास 2n1 बराबर sin i बटा sin r, 2n1 बराबर sin i बटा sin r। जब हमारा माध्यम एक क्या हो विरल और माध्यम दो क्या हो सघन, तब होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यदि हमारा माध्यम दो क्या है सघन और माध्यम एक क्या है विरल, तो अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण तो जा रही है सघन से विरल माध्यम में, प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है सघन से विरल माध्यम में। तो अब क्या करेंगे हम, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो हमने बताया था किस में जाएगा 1/, में। तो अब क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में जाने पर, सघन से विरल माध्यम में जाने पर, जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी भाई सघन से विरल माध्यम में जाएगी, जाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1n2 बराबर 1/2n1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है sin i बटा sin r, कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब sin r, r क्या होता है हमारे पास, r होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कितना है 90 डिग्री का, और आपतन कोण कितना है c के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 1n2 बराबर sin r की जगह क्या लिख देंगे 90 डिग्री, और sin i की जगह पर क्या लिखेंगे sin c। ठीक है, ठीक है, तो sin 90 का वैल्यू कितना होगा 1, और ये कितना आ जाएगा sin 1/sin c। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बताया कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2n1 की जगह हम क्या लिख देंगे n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1/sin c, ये आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है बेस में होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब क्या है उसके बिल्कुल सामने होता है, जैसे ये लिखा है, मान लिया लिखा है हमारे पास n बराबर sin i बटा sin r। ठीक है, यदि अब इसने यदि वो कहता समानुपाती है, तो समानुपाती का मतलब क्या है इसके सामने लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है बेस में लिखा हुआ है। तो ये कैसा है बेस में लिखा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं n 1/, क्या दिखाई दे रहा है आपको sin c। ये चीज़ हमें क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नियतांक हो सकता है, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कोई भी नियतांक हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी, छोटा सा डेरिवेशन था, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। इसमें हमने क्या करा,
हमें पता होना चाहिए स्नेल का दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, स्नेल का दूसरा नियम कब कब लगता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो फॉर्मूला होता है 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो क्रांतिक कोण बन रहा है, क्रांतिक कोण कब बनेगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी, यानी उल्टा उल्टा होगा। तो यानी इसमें क्या होगा, अपवर्तनांक हमारा 1 में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रकाश के सघन से विरल माध्यम में जाने पर तब क्या होगा, तो ये अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर 1/2n1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये पलट जाएगा, नहीं साइन आर अपॉन साइन आई आ जाएगा। साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण कितना है हमारा चित्र में, अपवर्तन कोण 90 डिग्री। ठीक है, और आपतन कोण कितना है, सी के बराबर। तो हमने आर की जगह पर क्या लिख दिया 90, और सी की जगह पर, आई की जगह पर क्या लिख दिया सी। ठीक है, तो कितना हो गया 1/sin c। अब यदि हम सघन माध्यम में जो हमारा अपवर्तनांक है उसे n मान लेते हैं, तो 1n2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं n, तो हमने क्या लिख दिया n। तो n बराबर कितना आ गया 1/sin c। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसके बेस में है, तो बेस में है किसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अभी हमने पढ़ा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में जो हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो कहाँ से गुजरती है, सीमाकारी पृष्ठ से। अब हम यदि इसका थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देंगे तो ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ठीक है, जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में प्रकाश किरण वापस आ जाएगी। माध्यम से किससे चली थी, सघन माध्यम से, हमने इसे थोड़ी सी और बढ़ा दी, क्रांतिक कोण से ये वाला एंगल हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, प्रकाश किरण अब सीमाकारी पृष्ठ से न जा करके वापस इसी माध्यम में लौट करके आ जाएगी। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर वापस सघन माध्यम में ही आ जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूरी तरह से वापस आ जाना अंदर उसी मीडियम में जिस मीडियम से चली थी। ठीक है, सघन से चली थी, सघन में वापस आ गई, तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक किया जाता है, यानी क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो एंगल है आपतन कोण, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तभी वापस आएगी। यदि क्रांतिक कोण के बराबर है तो प्रकाश किरण कहाँ को जाएगी, सीमाकारी पृष्ठ पर को जाएगी। ठीक है, यदि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण वापस आएगी, यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो प्रकाश किरण, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, प्रकाश किरण, यहाँ पर क्या लिखना है, प्रकाश किरण। ठीक है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पूर्ण परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश किरण इस विरल माध्यम में नहीं जाएगी, ठीक है, वापस से कहाँ जाएगी, सघन माध्यम में ही आ जाएगी। ठीक है, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जैसे कि देखिए चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से चली और सघन माध्यम में ही वापस आ गई। ठीक है, इधर क्या था हमारे पास, विरल माध्यम, तो विरल माध्यम में तो नहीं गई प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये घटना क्या है हमारी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी दो शर्तें होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है और इसकी शर्तें भी पूछी जाती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें, इसकी पहली शर्त क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो कोण है यदि क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी तो प्रकाश किरण वापस लौट करके आएगी। यदि कोण क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं होगा या क्रांतिक कोण के ही बराबर होगा तो प्रकाश किरण वापस नहीं आएगी। तो पहली शर्त क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब हमारा क्रांतिक कोण किससे बड़ा हो, सॉरी, जब हमारा आपतन कोण किससे बड़ा हो, क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या लिखी है, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। भाई जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलेगी तभी तो वह विलंब से दूर हटेगी। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तब वह क्या होगी, वो किससे दूर हटेगी, प्रकाश किरण सघन से विरल में गई। ठीक है, तो अविलंब से दूर हटती हुई जाएगी। तो यानी प्रकाश किरण को हमें सघन माध्यम से ही भेजना है, किसकी ओर, विरल माध्यम की ओर भेजना है, तभी वो वापस लौट करके आएगी, अन्यथा वापस लौट करके नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी शर्त ये है इसकी। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, जैसे हमने अपवर्तन के उदाहरण पढ़े थे ऐसे हमारे पास क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण में हमने पढ़ा था कि हमें सूर्योदय से पहले ही क्यों दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हम कोई वस्तु तालाब में देखते हैं तली में तो हमें ऊपर से देखने पर ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है। ठीक है, पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, सब चीजें हमने पढ़ी थी। ऐसे ही इसकी भी उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के उदाहरण। तो देखिए इसका पहला जो उदाहरण है, पहला उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा, रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है, इसे बोलते हैं मिराज, ठीक है। तो रेगिस्तान की मरीचिका में क्या होता है, अक्सर जो लोग बाग हैं जब रेगिस्तान में घूमने जाते हैं तो उन्हें बहुत दूर से ही क्या दिखाई देता है, किसी पेड़ के नीचे उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस पेड़ के नीचे आसपास कोई तालाब है, ठीक है। तो भाई जब किसी को किसी पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी इसकी परछाई ना दिखाई दे करके ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तालाब है, और उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है, तालाब है, और उसकी पेड़ की परछाई उसे तालाब में दिखाई दे रही है, ठीक है। परंतु वास्तव में वहाँ ना तो कोई तालाब होता है ना कुछ होता है, परंतु उसे ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा उसे दिखाई देना ही क्या कहलाता है, रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है। ऐसे दिखाई देने को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल के होने का भ्रम होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर रेत नहीं है, वहाँ पर क्या है, जल है। इस भ्रम के कारण उन्हें बहुत दूर से पेड़ के साथ साथ उनका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। यह भ्रम ही मरीचिका कहलाता है, ठीक है, यह भ्रम ही मरीचिका कहलाता है। अभी क्यों दिखाई देता है, इसके दिखाई देने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों दिखाई देता है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये दिखाई देता है, ठीक है। परिभाषा तो आपकी समझ में आ गई। अब देखते हैं दिखाई क्यों दे रहा है। इसमें देखिए कारण क्या है, इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या कारण है इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। फिर लिखा है रेगिस्तान में गर्मियों में रेत बहुत गर्म हो जाती है। जब रेगिस्तान में मतलब क्या होगा, गर्मी तो होगी वहाँ पर, तो रेगिस्तान में जब गर्मी होगी तो रेत कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर लिखा आता है रेत के संपर्क में स्थित वायु की परत गर्म होकर हल्की हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है, उसका जो भार है, वजन क्या है, घट जाता है, तो इसलिए वह कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। जबकि ऊपर की परतें ठंडी रहती है। भाई जो परतें रेत के टच में होगी, जो परतें रेत के संपर्क में आएगी, वह कैसी हो जाएगी, गर्म, ठीक है। मान ले यहाँ पर एक रेत पड़ा है, यहाँ पर क्या है, रेत है, तो ये परतें जो इसके संपर्क में होगी कैसी होगी, गर्म, क्योंकि रेत कैसा है, गर्म। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लगातार घटता है चला जाएगा, यानी ऊपर की परतें कैसी होगी, ठंडी, और नीचे की परतें कैसी होगी, गर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेत है, और रेत के संपर्क में जो चीज़ होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, उससे ऊपर जो होगी वो कम गर्म होगी, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर कि रेत के संपर्क में जो वायु की परतें होती है वे गर्म होती है और हल्की होती है, ठीक है भाई। जबकि ऊपर की परतें कैसी होती है, ठंडी रहती है। अतः रेत के निकट की वायु की परतें विरल तथा ऊपर की परतें सघन। अब नीचे की परतें विरल क्यों है, क्योंकि ये गर्म है, और गर्म है तो इनके बीच में क्या है, गैप भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और गैप ज़्यादा होगा तो प्रकाश किरणें आसानी से इनमें आ जा सकती है, ठीक है, प्रकाश किरणें आसानी से आ जा सकती है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाली परतें कैसी है, सघन, सघन क्यों है, ये एक दूसरे के पास है, ठीक है। इनमें प्रकाश किरणें जब जाएगी तो ये कैसा बिहेव करेगी, सघन माध्यम की तरह, और ये कैसा करेगी, विरल माध्यम की तरह। अब फिर क्या लिखा है, इस प्रकार जब प्रकाश पेड़ से चलकर वायु की परतों से गुजरता है तो सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण वह लगातार अविलंब से दूर हटता जाता है। और ऊपर कैसा है, सघन है, ठीक है, ऊपर कैसा मीडियम है, सघन, क्योंकि प्रकाश की जो हमारी वायु की परतें वे कैसी है, ठंडी है ऊपर, और नीचे कैसी है, गर्म है, तो ऊपर नीचे कैसा है, विरल माध्यम। अब जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है। यह है प्रकाश किरण आई इस तरीके से, जाना तो ऐसा चाहिए था परंतु अविलंब से दूर हटेगी, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश किरण आई है इस तरीके से प्रकाश किरण आ रही है, मतलब प्रकाश किरण कोई ऐसे आई, उसे जाना तो ऐसे चाहिए था परंतु थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ठीक है, और दूर हट जाएगी, अगले वाले परत पर जाकर और दूर हट जाएगी, और दूर, फिर ऐसे ऐसे हटती हटती एक विशेष स्थिति में क्या होगी, वापस टकराएगी। परंतु ये जो कोण होगा इस टाइम पर अविलंब के और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच का, ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा। जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तभी तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अभी तो बताया आपको, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तभी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि लगातार अविलंब से दूर हटती जाती है और विशेष परत पर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या किया,
एक गिलास लिया, ठीक है, और गिलास लेकर के उसमें हमने एक पेंसिल ले ली, पेंसिल ली और फिर हमने क्या किया, इसमें पेंसिल लेने के बाद धीरे धीरे पानी डाला, बोतल से हम पानी डाल रहे हैं। तो जैसे हम देखिए पानी डालते जाते हैं तो एक स्थिति में जहाँ पेंसिल पानी के बाहर है और जहाँ अंदर है वहाँ पर देखिए अपनी स्थिति से कुछ अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी प्रकार से वो पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला उदाहरण है जल में कांच की प्रखनली का चमकीला दिखाई देना। यदि आप क्या करोगे, एक बीकर में जल ले लीजिए और उसमें कांच की प्रखनली डालिए। जब हम कांच की प्रखनली डालेंगे बीकर में तो हमें कैसा दिखाई देगी, ये प्रखनली चमकीली दिखाई देगी, ठीक है, एक विशेष स्थिति में तिरछा करने पर, ठीक है। ऐसे नहीं बस सीधी डाल दी, जैसे सीधी डाल दी आपने चमकीली दिखाई देगी, नहीं, जैसे हम इसे तिरछा करता हो जाएगी तो एक विशेष स्थिति में हमें चमकीली दिखाई देगी, ठीक है, ऊपर से देखने पर। ये भी क्यों दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है, ठीक है। इसका कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि एक खाली प्रखनली को जल में रखकर धीरे धीरे तिरछा करते हुए ऊपर से देखें तो एक विशेष स्थिति में प्रखनली का तल चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण है कि जब प्रखनली को धीरे धीरे तिरछा करते हैं तो आपतित प्रकाश का आपतन कोण बढ़ जाता है, यानी जो आने वाली प्रकाश किरण उसका आपतन कोण धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जब यह आपतन कोण कांच वायु के क्रांतिक कोण, किससे भाई, क्रांतिक कोण से जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश किरण पूरी तरह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, से अधिक हो जाता है तो प्रकाश प्रखनली की वायु में प्रवेश न कर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। जब यह प्रकाश प्रेक्षक की आंखों में पहुंचता है तो प्रखनली चांदी की तरह चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखिए एक बार प्रकाश किरण आई इस तरीके से, ठीक है, इधर क्या है, वायु है, ठीक है, इधर क्या है, जल है, ठीक है। तो प्रकाश किरण जैसे इस तरीके से वायु से जल में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब होगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, अभिलंब बनाएंगे, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। अभिलंब से दूर तो इस तरीके से जाती है, परंतु ये अभिलंब की ओर झुकी, इस तरीके से प्रखंडल पर जाकर के टकराई, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसे तिरछा करते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम तिरछा करेंगे तो एक विशेष स्थिति में इधर क्या है, वायु, वायु है मतलब विरल माध्यम है, जल है मतलब सघन माध्यम है, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो एक विशेष स्थिति में क्या होगा, जो हमारा क्रांतिक कोण है, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जैसे ही क्रांतिक कोण बढ़ेगा तो प्रकाश किरण वायु में जाकर वापस बाहर आ जाएगी सघन माध्यम में, और जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये सतह हमें यहाँ से चमकीली दिखाई देगी, चांदी की तरह, ठीक है। ये कारण होता है कि टेस्ट ट्यूब हमें पानी में यदि हम रखते हैं और तिरछा करते जाते हैं तो एक विशेष स्थिति में तिरछी दिखाई देती है, ठीक है। ये दो उदाहरण हमने इसके पढ़े, इसके और भी उदाहरण है, ठीक है। इसके और भी उदाहरण हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।